दोस्तों आज जो है हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। यूपीएससी सिलेबस 2024 के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरी एक पीडीएफ है जो यूपीएससी सिलेबस को डिस्क्राइब करती है और ये यूपीएससी के द्वारा ही निकाला गया एक नोटिफिकेशन है जिसमें वो अपना सिलेबस और किस तरीके से जो है एग्जाम होता है उस सारी प्रक्रियाओं को यूपीएससी बताता है अपनी इस पीडीएफ के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं इस पूरी पीडीएफ का आपको एक समरी एक सार आपको बताऊंगा। एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और क्या है यूपीएससी का सिलेबस, उसको आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा है, कम से कम 150 पन्ने की पीडीएफ है। इसको आप पढ़ने बैठोगे तो आपको काफी जो है ज्यादा टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ही हम सब लोगों को एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो चीज है कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में कौन कौन सी जो है जॉब्स होती है। हम लोगों को ये चीज भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी में हम लोगों को कौन कौन सी जॉब्स जो है वो मिलती है। तो दोस्तों यूपीएससी में सारी ग्रुप ए और ग्रुप बी जॉब्स आती हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यूपीएससी में जो जॉब्स होती हैं उनमें से सबसे टॉप की जॉब होती है वो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरी जॉब होती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज जिसे हम आईएफएस भी जो है बोल देते हैं। इसको आमतौर पर हम लोग आईएएस बोलते हैं। इसकी फुल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है और ये आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस जिसे हम आईपीएस बोलते हैं। उसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसे हम आईआरएस बोल देते हैं, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए ग्रेड 3, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप ए, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड ए, दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा नागर जो कि यूटीज हैं। ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं गाइस। अगर हम पढ़े तो ये दादरा नगर हवेली, अंडमान और दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये यूटी नहीं है, सॉरी मिस्टेक, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली सिविल सर्विसेज जिससे हम डेनिक्स बोल देते हैं। ग्रुप बी की जॉब्स होती हैं सारी की सारी दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। पुलिस सर्विसेज जिसे डेनिप्स बोल देते हैं हम। पांडुचेरी सिविल सर्विसेज, पांडुचेरी सिविल सर्विसेज का ही पांडुचेरी सिविल सर्विसेज जो है वो भी हम यूपीएससी गैजेट से जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। पांडुचेरी पुलिस सर्विसेज ग्रुप बी ये भी हमें यूपीएससी में ही देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार की जॉब जो है वो आपको यूपीएससी ऑफर करता है। हम इन्हें जॉब नहीं बोलेंगे, इनको सेवा बोलेंगे क्योंकि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम इसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा ही कहते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं और आगे हम बात करें तो धीरे धीरे हम सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। अभी हमने जाना कि यूपीएससी में किस किस प्रकार की हमें जो है जॉब्स मिलती हैं और हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें यूपीएससी का सिलेबस और बहुत पता लगती जाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लें सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अ लिस्ट सर्विसेज सुटेबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये दोस्तों कुछ वो चीजें हैं जो जिन्हें यूपीएससी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हम फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते थे, लेकिन यूपीएससी जो है उसे वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलता है। इसमें बताया है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कौन सी कैटेगरी में और किस तरीके का आपका विजन होना चाहिए, किस तरीके के पास, अगर आपके पास ये आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं या पर्सन विद बेंचबिलिटी बेंचमार्क में अगर आप आते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एफसी जिसे हम बोल रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं कि
इस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्या होना चाहिए, फॉरेन सर्विस के लिए क्या होना चाहिए, और ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विस के लिए क्या होना चाहिए, इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए क्या होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं इसको, कि अगर आप पर्सनली बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, वीआई का मतलब विजुअल इम्प्लायमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, वन आर्म वन लेग बोथ आर्म, वन आर्म वन लेग बोथ लेग्स एंड आर्म, बोथ लेग्स एंड वन आर्म बोथ लेग्स बोथ आर्म्स एंड वन लेग। ये सब जो है फिजिकल हैंडीक्रैफ्ट के पर्सन की बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो है वो होते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो है सेंटर, अब यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यूपीएससी में सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद यूपीएससी में मेंस होता है, और सबसे लास्ट में अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस में एग्जाम देते हैं, मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं सबसे लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीलिमी एग्जामिनेशन, जो हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है, आप देख सकते हैं गुड़गांव में है, ग्वालियर में, हैदराबाद में, इंदौर में है, ईटानगर में है, जयपुर में है, उत्तर प्रदेश में कितने सारे हैं, उत्तराखंड में कौन से हैं, ये सब आप देख सकते हैं। श्रीनगर में है, उत्तराखंड में है, सूरत में है, थाने में है, बहुत सारी जगह पे यूपीएससी प्रीलिम्स के सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। अब यूपीएससी मेंस के सेंटर की बात करें तो ये लिमिटेड हो जाते हैं गाइस। प्रीलिम्स के सेंटर जो है आपको लगभग 80 देखने को मिलते हैं, और मेंस के सेंटर हमको लगभग सिर्फ 24 देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो 24 में अगर हम देखें तो ये अहमदाबाद आ जाता है, बेंगलुरु आ जाता है, भोपाल आ जाता है, चंडीगढ़ आ सकता है, चेन्नई आ जा सकता है, देहरादून आ जाता है, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, ये आप देख सकते हैं कि टोटल 24 सेंटर्स जो हैं वो हमें मेंस में देखने को मिलते हैं, मेंस के सेंटर में, और टोटल आपका क्या बोलते हैं प्रीलिमिनरी सेंटर हमको देखने को मिलते हैं 80। तो आप देखें तो मेंस में जो होता है 1/3 सेंटर रह जाते हैं, लोग लगभग 24 सेंटर देखने को मिल रहे हैं, और वहीं आपका अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में आपको ज्यादा सेंटर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में छात्रों की संख्या और एस्पिरेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है जो इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखा है, आप चाहें तो इस सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में। तो एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो गाइज अगर हम यूपीएससी एग्जाम में एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, वो इंडियन होनी चाहिए, अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a subject of Nepal, subject of Bhopal or Tibetan refugee who come over the India before 1st January 1962 with the intentive of permanently sitting in India, or a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East Africa countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, मालावी, जैरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द परमानेंटली सिटिंग ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इस एग्जाम को देने की जो मेन बात होती है, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत, आप जानते हैं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम बहुत भारत का एक बहुत ज़्यादा रेपुटेड रिस्पेक्टिव एग्जाम है। इससे हम डायरेक्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो नेशनैलिटी होती है वो बहुत मायने रखती है गाइस। तो इसके लिए जो है आपकी जो नेशनैलिटी है वो ऑब्वियसली, तो गाइस इसके लिए जो आपकी नेशनैलिटी है वो ऑब्वियसली गाइस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप सबसे पहले नंबर फर्स्ट अगर हम देखें बेसिकली गाइस आप इंडियन होने चाहिए। इस एग्जाम को देने की सबसे पहली जो शर्त होती है वो ये है कि आप इंडियन होने चाहिए गाइस। अगर आप देख सकते हैं कि ये चीजें भी ली गई हैं कि आप इन जगहों से अगर आप माइग्रेट करके आए या आप रेफ्यूजी हैं तब भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। बस उसके लिए कुछ शर्तें यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें एक एज रिस्ट्रिक्शंस भी है जो आपको देखने को मिलेगा।
एज रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, यूपीएससी जिसे हम आमतौर पर हमारे यूपी बिहार की भाषा में हमसे आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, देने के लिए यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए एक एज लिमिट होती है जो होती है 21 ईयर्स। आप मिनिमम 21 के होने चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए आप मैक्सिमम 32 के होने चाहिए। अ कैंडिडेट must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the 1st of August 2024. The candidate must have been the born on earlier than 2 August 1992 and not later than 1 August 2003। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है, अगर आपको एग्जाम देना है तो आप इस क्राइटेरिया को फॉलो अप करते हो। भाई आ क्या गया भाई, मिनिमम आप इस क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो अप करते हो। उसके बाद हम अगर नीचे जाएं तो आप ये है, आप पीडब्ल्यूबीडी जिसे हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोल देते हैं। यूपीएससी पहले से फिजिकली हैंडीक्राफ्ट फिजिकली चैलेंज व्यक्तियों के लिए यूपीएससी ने एक रिजर्वेशन निकाला, जिसे हम मतलब हर जॉब्स में होता है तो इसमें भी है, लेकिन इसमें उस जॉब्स का क्या होता है, बहुत मिसयूज हो रहा है। जैसे कि आप करंट में आप देख रहे हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नाम का एक, जिसको हम फिजिकली हैंडीक्राफ्ट व्यक्ति नहीं बोलते बल्कि हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोल देते हैं, जो रिजर्वेशन आजकल आप देख रहे हैं काफी चर्चाओं में भी है। अगर हम आगे चले तो हम मिनिमम एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो गाइस आपकी मिनिमम जो एजुकेशन है वो आपके पास 12th प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप तभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम इसका क्राइटेरिया जो है आप 21 ईयर की एज की होनी चाहिए और आप ग्रेजुएशन जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए गाइस। और हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे हम आपको छोटी मोटी बातें बताते हुए हम लोग सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं कैटेगरी चीजों पे। तो कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट फॉर्म बिलोंग्स। तो गाइस हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग। सबसे पहला रिजर्वेशन वो है वो SC ST को मिलता है। यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब ये है कि अनलिमिटेड नंबरों से नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट। SC एंड ST कैटेगरी के पास यूपीएससी अनलिमिटेड अटेम्प्ट देता है और ओबीसी कैटेगरी के पास 9 अटेम्प्ट होते हैं टोटल। और जनरल जो विदाउट EWS है उनके पास अटेम्प्ट होते हैं 6 अटेम्प्ट होते हैं उनका मिनिमम। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी EWS OBC अनलिमिटेड फॉर SC एंड ST। जो आप EWS होते हैं उनके पास भी OBC, जितने OBC के पास अटेम्प्ट होते हैं जनरल कैटेगरी में, जितने भी EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास भी जो है 9 अटेम्प्ट होते हैं और जो OBCs होते हैं उनके पास भी 9 अटेम्प्ट होते हैं। बट अगर आप EWS नहीं है तो आपके पास केवल लिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, वो है 6 अटेम्प्ट। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो हम धीरे धीरे जो है सिलेबस के और पास पहुंचते जा रहे हैं। फी फ्री होती है गाइस एग्जाम की जो होती है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं होती और OBC और जनरल वालों के पास 100 रुपये फीस होती है। 100 रुपये की फीस आपको डायरेक्ट IAS ऑफिसर बना सकती है। हाउ टू अप्लाई, ये सब तो आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हाउ टू अप्लाई सब तो आप देख ही सकते हैं। साइबर कैफे में हम जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट जो है वो सिलेबस की बात करेंगे। तो गाइस यहाँ से जो है मेन मुद्दे की बात जो है वो आपके मेन मुद्दे की बात यहाँ से चालू होती है। यूपीएससी एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रीलिम्स, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं जिसे हम GS पेपर फर्स्ट एंड CSET बोल देते हैं, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हिंदी में सिविल सर्विसेज अभिरुचि परीक्षा के रूप में हम लोग जानते हैं। दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, परंतु जो CSET होता है उस पर मात्र 33% नंबर लाके आप CSET को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपकी जो भी मेरिट है वो GS फर्स्ट पेपर से, प्रीलिम पेपर फर्स्ट से ही बनती है। आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%।
जनरल स्टडीज पेपर 3, इसको हम पेपर 2 बोलते हैं जनरल स्टडीज, वैसे हम इसे आमतौर पर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में जानते हैं। अब आते हैं मेंस के एग्जाम की बात। पेपर बी, पेपर 3, one the Indian language which is selected for the candidate language including the English schedule of constitution, paper B is English। तो गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जो मेंस में कुछ क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं, वो होता है जनरल इंग्लिश का पेपर और जनरल हिंदी का पेपर। इनको मात्र 33% नंबर लाके जो है आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब 300 का 33% मतलब 96 के आसपास जो नंबर होते हैं आपको लाने पड़ते हैं इन पेपरों को क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 2 भी काउंट फॉर द मेरिट। अब जो मेरिट में जो पेपर काउंट किए जाते हैं गाइस, सबसे पहले होता है ऐसे का पेपर जो कि 250 नंबर का होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें आती हैं जो कि 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम देखते हैं पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड, जो पेपर थर्ड होता है यूपीएससी में, जिसमें आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, IR। फिर पेपर फोर्थ जो होता है, जो जनरल स्टडीज पेपर थर्ड होता है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि चीजें जो है इन पेपरों में आती है। पेपर फिफ्थ होता है जनरल स्टडीज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर जो गाइस होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इस पेपर को गाइस जो है यूपीएससी ने 2013 में है जो अपने उसमें इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स, जहाँ पे ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, उन लोगों का ऐसा मानना था कि कुछ लोग ऐसे आ जा रहे हैं जिनके अंदर नीति शास्त्र, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इंटीग्रिटी का मतलब होता है गाइस मूल्य तटस्थ बोलने, या बहुत सारे शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता बोलते हैं हम लोग, इस इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, इस प्रकार के पेपर हम लोग को देखने को मिलते हैं एथिक्स पेपर में। इसके बाद हम बात करें तो ऑप्शनल के हमारे जो होते हैं 2 पेपर होते हैं जो कि 250 नंबर अपने आप पे वेरी करते हैं। तो टोटल मिला के देखा जाए तो मेंस में अगर कोई जो होते हैं, मेंस में 2 होते हैं, अगर टोटल मिला के हम देखें तो टोटल नंबर जो बनते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1750 नंबर जो होते हैं मेंस में होते हैं। 1750 नंबर से मिनिमम अगर आप 1000 नंबर या 950 नंबर ले आएंगे तो आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो 275 नंबर का होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू, तो इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। तो ग्रांड टोटल आप दे सकते हैं कि 2025 नंबर, जिसमें से आप लगभग 1050 नंबर ले आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी और आप डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब इसका 50% अगर आप नंबर ले आते हैं इस एग्जाम को तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस की। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होता है वो गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से बना हुआ पेपर होता है, जिसमें जो सीसेट होता है उसमें भी 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं और जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है उसमें भी 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं। पर मेरिट जो है वो आपकी पेपर फर्स्ट ही डिसाइड करता है। पेपर सेकंड जो है मात्र 33% नंबर ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मेनली अगर हम देखें तो अधिकतर बच्चे जो है पेपर सेकंड में ही फेल हो जाते हैं। यहाँ पे 33% नंबर लाना भी इतना मुश्किल होता है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बीटेक जिन्होंने कर रखा है वो भी इस पेपर को पास नहीं कर पाते कभी कभार। तो आप लोग इस पेपर में अपनी मेन नजर रखिएगा। इस पेपर का जो सिलेबस है, कंप्रिहेंशन, इंटरपर्सनल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की देखें तो ये सिलेबस आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, परंतु गाइस यहाँ पे इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे 33% नंबर जो है नहीं लेके आ पाते। अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट जहां से हमारी मेरिट बनती है, यहाँ पे पेपर सेकंड जो है वो मात्र 33% नंबर लाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट की तो ये 200 मार्क का होता है। यहाँ करंट इवेंट ऑफ इंडियन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट इवेंट जो भी है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, आज़ाद होने में किन किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, उन सब लोगों के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए।
इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में आपको एक अच्छा खासा विस्तारपूर्ण विजन और एक अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इशूज। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के लिए, जिसमें हमने अभी पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का एक बहुत अच्छा भाग होता है, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जानते हैं। इसके बारे में आपको विशेषकर नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइड से देखा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लिए मेंस में भी आपकी काफी हेल्प करेगा अगर आप ये चीज पढ़ते हैं। इस चैनल में आगे बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा सा एक विजन जो है मेरे पास है, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा गाइस। तो अगर हम बात करें तो ये सब सिलेबस है। सिलेबस आपको छोटा लग रहा है पर इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा, और इसका जो डायमेंशन होना चाहिए आपकी नजरों में, इसका जो विजन होना चाहिए इसको तैयार करने के लिए, वो विजन आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि हमें कम चीजें पढ़नी है, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा होता है और हम उन सारी चीजों को कवर करके, और हमारा माइंड इससे सारी चीजें जो है रिकॉल नहीं कर पाता। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन दोनों पेपरों को, इंक्लूडिंग इन दोनों पेपर्स को पास करने के लिए। इसके बाद आप पहुंच जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं ये पेपर, तो आप पहुंच जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अगर हम बताएं मेंस एग्जाम की बात, तो मेंस में आपको इंडियन लैंग्वेज का पेपर जो होता है वो 33% मात्र होता है। जो मेंस होता है वो ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए ज्यादा कठिन हो जाता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। हमने देखा होगा निशांत जैन जी की ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी। उसके अलावा अभी तक कोई भी मुझे नहीं लगा कि जो बहुत अच्छी रैंक लेके आया हो हिंदी मीडियम से। बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और अगर आपकी अपनी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है, तो आप आईएएस के एग्जाम को हिंदी मीडियम से भी फोड़ सकते हैं। हर साल 4, 5, 10 लोग आईएएस बनते हैं हिंदी मीडियम के एग्जामिनेशन से, हिंदी मीडियम से एग्जाम देकर। क्वालिफाइंग पेपर ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश और जो इंग्लिश है ना गाइस, आप अगर इस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के पेपर को नहीं पास करते हैं तो आपके मेंस के सारे पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे। तो आपको अपने माइंड पे ये चीज भी बहुत ध्यान रखनी है कि जो आपको मात्र 30% नंबर, 33% नंबर लग रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में लाना, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये यूपीएससी है, यहाँ पे पेपर बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से जो है सेट किया जाता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं यहाँ पे जो नंबर जो है हम इस पेपर की भी अच्छे से तैयारी कर लें। क्योंकि अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए तो ना आपके जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर, ऑप्शनल का कोई भी पेपर के नंबर काउंट नहीं होंगे। तो इन पेपरों में आपके लिए पास होना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इस पेपर फर्स्ट की, वो है ऐसे यहाँ पे हमारे लिए यूपीएससी में जो है वो है बहुत ज्यादा मतलब नंबर लाने वाला पेपर बन जाता है। बहुत ज्यादा मतलब आप इसमें नंबर ला सकते हैं अगर आपका विजन अच्छा है। आमतौर पर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखा गया है कि कुछ लोग इस पेपर में 150 से लेके 170 तक भी स्कोर कर जाते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा कर जाते हैं, जो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी होते हैं। अब हम बात करें पेपर सेकंड की, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में ऐसे हो गया, पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें आप देख सकते हैं इसकी कुछ मुख्य बिंदु जो है आपको हमारी डिस्प्ले में दिखाई दे रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है देख सकते हैं कि इसमें कुछ मिथ, परंतु आपको पढ़ना सब है, लेकिन ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसमें से बहुत सारे जो है मुख्य मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं। पेपर थर्ड की हम बात करें, जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकंड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी एंड सोशल जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। गाइस अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सोशल जस्टिस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी मतलब राजनीतिक शास्त्र। तो अगर हम बात करें तो इनके भी मुख्य, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, ठीक है, क्लॉज क्या होते हैं, आपको ये सारी चीजों के बारे में बहुत एक अच्छा खासा और विजडरी नॉलेज अगर आपके पास होगा तभी आप इस पेपर को भी क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। पेपर फोर्थ की बात अगर हम करें तो जनरल स्टडीज पेपर थर्ड, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। ये पेपर में अच्छा स्कोर लग सकते हैं। लगभग जो आपके जीएस के पेपर में होते हैं, इनमें अगर मैं आपको जीएस के पेपर के बारे में चीज बताऊं तो लगभग जो जीएस के पेपर होते हैं ये 3 होते हैं गाइस, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड।
इन पेपरों में अगर आप 250-250 में से मात्र 100 नंबर भी ले आते हैं तो इस स्कोर को यूपीएससी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। समझिए कि अगर आप 100 का एवरेज इन पेपरों में रख लेते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। इन पेपरों में कोई भी बंदा टॉप नहीं कर सकता क्योंकि ये पेपर इतना टफ आता है। तो इन पेपरों में टॉप मारने की आप नहीं सोचते, तो मिनिमम आपके नंबर जो है आपको ऐसे करने हैं कि लगभग जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड या जीएस थर्ड में आप 100 नंबर लेके आए। एथिक्स में आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि एथिक्स उन लोग, फिर से मैं ये बात बोलूंगा, एथिक्स उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से अपना नाता रखते हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, हालांकि मेहनत करके वो चीज की जा सकती है। उसके बाद हम देखिए पेपर 5 की बात करें तो जनरल स्टडीज पेपर जो है 4th, इसमें 4th लिख दिया गया है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और एप्टीट्यूड अभिरुचि। एप्टीट्यूड का मतलब अभिरुचि होता है, इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा होता है और एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र होता है। ये पेपर यूपीएससी ने जो है 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। ये पेपर को इंट्रोड्यूस करने की वजह बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वजह थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग यूपीएससी के एग्जाम को रट्टा मारकर क्वालिफाई कर गए थे। उनके पास किसी भी प्रकार, एक जो आईएएस होता है उसे विजनरी होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए। एक आईएएस जो है अगर ये सब नहीं कर पाएगा और रट के अगर आप आईएएस बन गए तो आप क्या ही हमारे देश को दे पाएंगे। कोई भी व्यक्ति इस एग्जाम को रट कर ना फोड़ सके। एलबीएसएस ने यूपीएससी के चेयरमैन को एक रिपोर्ट दी थी, जिस बार चेयरमैन ने 2013 में फैसला लिया, 2013 में ही सीसेट और आप क्या बोलते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर को जो है वो इंट्रोड्यूस यूपीएससी में किया गया है गाइस। तो ये पेपर आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। इस पेपर में मिनिमम आपको 140 से 150 नंबर का स्कोर जो है वो रखना चाहिए, तभी आप इस पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आपका आता है पेपर 6 एंड पेपर 7, जिसे हम बोल देते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो गाइस हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल में मतलब यूपीएससी ने बहुत आपको सब्जेक्ट दिए हैं, एनिमल न्यूट्रिशन, ये वो ऐसा वैसा, आप मतलब इसकी आप अलग से लिस्ट दे सकते हैं। मेनली पॉलिटिकल साइंस बच्चे ले लेते हैं, मैथ्स, कनिष्ठ कटारिया जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 थे उन्होंने मैथ्स ली थी, हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, सोशोलॉजी ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल हिंदी लिटरेचर की तरफ आपको बहुत सारे बच्चे जाते हुए दिखेंगे क्योंकि लोग हिंदी लिटरेचर जो है आपको एक विजनरी और आपकी 2 पेपरों में हेल्प करता है, जिसे हम एथिक्स बोलते हैं, और दूसरा आपका ऐसे में भी हिंदी लिटरेचर आपकी अच्छी खासा जो है वो मदद कर देता है गाइस। तो इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पे समाप्त होती है। ये पीडीएफ बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको मोटा मोटा जानकारी और डीप तरीके से जानकारी दे चुका हूँ। इसी ही तरीके से एजुकेशन रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हर या 2 या 3 दिन में आपको एक वीडियो इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड जरूर मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।